नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला ले लिया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार जाति जनगणना के बारे में बात करती रही हैं, मांग उठाती रही हैं। मुख्य तौर पर कांग्रेस इसके बारे में लगातार बोलती रही और राहुल गांधी जाति जनगणना करवाने के पीछे पड़े थे। केंद्र की सरकार ने 30 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग के बाद ये घोषणा की है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं जाति जनगणना के बारे में। क्या पहले भारत में कभी जाति जनगणना हुई है? हुई है तो कब से शुरू हुई है? जाति शब्द का क्या मतलब है? क्या भारतीय परंपरा में जाति शब्द रहा है? और अगर रहा है तो जाति शब्द का क्या मतलब होता है? आदि कई विभिन्न बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब आज का ये वीडियो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है जाति और जाति जनगणना के संबंध में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में अगर आप मेंस एग्जाम लिखते हैं तो उसमें ये ऐसे राइटिंग का पार्ट हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए काम का हो सकता है। और अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपसे है, आपके जीवन से है। आइए शुरू करते हैं। तो 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट मीटिंग में जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की जनगणना अब आने वाली मूल जनगणना में शामिल हो जाएगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई है। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने सिर्फ सर्वे करवाना ही उचित समझा। तो इस टिप्पणी के बाद आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ये घोषणा पूरी तरह से राजनीतिक है। मतलब अभी आने वाले टाइम में बिहार चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद फिर लगातार देश चुनावों में तो उलझा ही हुआ है और जाति का समीकरण चुनावों में बड़ा रोल प्ले करता है। कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग करके ओबीसी वर्ग जो हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी संख्या 52% से ज्यादा है भारत में, उनका वोट हासिल करने का प्रयास कर रही थी और बीजेपी ने यह ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। मैं कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको आज के इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा जाति जनगणना के बारे में। पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि जाति शब्द कहां से आई है और पहली बार देश में जाति जनगणना कब हुई थी। तो आपको बता दूं कि जाति शब्द संस्कृत के जात शब्द से निकलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म या किसी एक वर्ग का होना। इस शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में मिलता है, स्मृतियों में मिलता है, लेकिन ये वंश, कुल, प्रवर, वर्ग आदि के लिए होता रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में यह शब्द वंशानुगत पहचान का प्रतीक नहीं था, लेकिन समय के साथ पेशे और सामाजिक स्थिति से जुड़ता चला गया। तो अगर आपने सुना हो, कहा जाता है ये महिला जाति है, ये पुरुष जाति है, तो जाति शब्द का उपयोग पुराने समय में जिनस के लिए होता रहा और प्रजाति यानी स्पीसीज जो है उसके लिए प्रजाति शब्द का उपयोग होता रहा। तो वर्ग के लिए भी यह शब्द का उपयोग पाया जाता रहा, लेकिन इसका संबंध पेशे से जुड़ा बाद में। तो उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुंचते हैं तो इसका प्रयोग एक कठोर सामाजिक संरचना के रूप में होने लगा, ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। लेकिन यूरोपीय प्रभाव जब भारत में यूरोपियन आए, विशेषकर पोर्चुगीज जब भारत में आए, तो ये कास्टा शब्द लेकर आए और उसका प्रयोग भारत की सामाजिक संरचना के लिए किया जाने लगा। इसी से ही अंग्रेजी में कास्ट शब्द बना है और जिसका अर्थ रेस यानी कि नस्ल होता है। और अंग्रेजों ने इस कास्ट शब्द का उपयोग किया भारत की सामाजिक संरचना को बुनने में, उनमें विभाजन करने के लिए। तो बात केवल भाषाई परिभाषा की नहीं है, यह जानना भी जरूरी है कि कैसे एक सांस्कृतिक और सामाजिक अवधारणा को औपनिवेशिक काल में एक कठोर वर्ग व्यवस्था में बदल दिया गया। जाति इस समय तक केवल पहचान नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक सामाजिक स्थिति, आर्थिक संसाधनों तक पहुंच और राजनीतिक प्रभाव का निर्धारक बन गई थी। इसलिए जाति शब्द का भाषाई और व्यवहारिक अर्थ आज के भारत में एक दूसरे रूप में हो चुका है। एक सांस्कृतिक मूल्य से प्रशासनिक उपकरण तक का सफर इस शब्द ने तय किया है और वर्तमान समय में यह केवल एक राजनीतिक उपकरण बन गया है, जिसका उपयोग वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। आपको बता दूं, ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ भारत की जाति व्यवस्था को बिल्कुल एक नया रूप मिला। उसे अब केवल सामाजिक ढांचे के रूप में नहीं देखा जा रहा था।
आपको जानकारी दे दूं कि 1871 में पहली बार ऑल इंडिया सेंसस यानी कि पूरे भारत में जनगणना हुई। लेकिन 1901 की जनगणना सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली मानी जाती है, जिसमें हर्बर्ट रिस्ले, आपको नाम ध्यान रखना है, हर्बर्ट रिस्ले, इसने भारतीय जातियों को उनके शारीरिक गुणों यानी नस्लीय विशेषताओं और सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को एक नस्लीय ढांचा यानी रेशियल हायरार्की के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह विचार मजबूत हुआ कि जातियां जन्म से निर्धारित, स्थायी और अपरिवर्तनीय होती हैं। और यही वो दौर था जब जातियों को सूचीबद्ध करना शुरू हुआ, जिसे बाद में डिप्रेस्ड क्लासेस भी कहा जाने लगा। और यही दौर था जब जातियों को सूचीबद्ध करना शुरू हुआ, जिसमें से एक वर्ग को डिप्रेस्ड क्लास कहा जाने लगा। यह सरकारी दस्तावेजों, जातियों की सामाजिक पहचान और प्रशासनिक पहचान को बदलने की एक प्रक्रिया थी। और इससे आगे चलकर स्वतंत्र भारत की जाति आधारित नीतियों। एक प्रश्न यह है कि क्या कभी भारत में जाति आधारित जनगणना हुई है, और क्या वाकई में 1947 के बाद कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। तो साल 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना करवाई थी और इसमें जातियों की गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। तब पूर्ण जाति जनगणना हुई थी। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसके बाद भारत आजाद होता है, पहली कैबिनेट बनती है, लेकिन नेता तय करते हैं, कैबिनेट तय करती है जातिगत जनगणना नहीं करवाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जातिगत जनगणना से समाज में बंटवारा होगा, समाज बट जाएगा और फिलहाल देश को एकजुट करने की जरूरत है। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की गिनती हुई थी। यानी एससी और एसटी का डेटा दिया गया था, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। तब से ऐसा ही चला आ रहा है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में एससी एसटी के अलावा दूसरी किसी भी जाति का डेटा नहीं दिया जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जाति यानी एससीज और अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज का ही गणना क्यों किया जाता है। तो आपको बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 330 और 332 में यह प्रावधान है कि एससी और एसटी समुदायों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें तय की जाएंगी। सीटें रिजर्व होंगी और बिना से ही जनसंख्या का पता लगाए उस अनुपात में सीटें रिजर्व करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ ही एससी और एसटी के आंकड़े जारी किए जाते रहे। 2021 में जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए अभी तक एससी और एसटी सीटों का रिजर्वेशन 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। समय समय पर पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के लिए सभी जातियों की जनगणना की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि इस बार बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में जातिगत सर्वे करवाए गए हैं और 2023 में बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए थे। एक प्रश्न उठता है, क्या जातिगत जनगणना का अधिकार केवल केंद्र के पास है? अगर केंद्र के पास है तो बिहार और कर्नाटक सरकार ने जातिगत सर्वे कैसे करवा लिया, और अगर करवा लिया तो जातिगत सर्वे का जनगणना से क्या डिफरेंस है, ये भी हम जानते हैं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करवाना केंद्र सरकार का ही काम है, उसका ही अधिकार क्षेत्र है। 1948 के जनगणना एक्ट के तहत, जिसे हम सेंसस एक्ट ऑफ 1948 कहते हैं, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना से जुड़े नियम बनाने, जनगणना के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और लोगों से डेटा इकट्ठा करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है, यानी यूनियन लिस्ट में आता है। इस सूची में डिफेंस, विदेशी मामले, जनगणना और रेलवे जैसे लगभग 100 मुद्दे इसमें आते हैं, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकारें अपने राज्य में सामाजिक और आर्थिक मामलों से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए सर्वे करती है और किसी सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार कोई कमेटी, कोई आयोग बना सकती है। इसी अधिकार के तहत उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई गई थी और सर्वे करके आंकड़े भी जुटाए गए थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारें अपने राज्य में सर्वे करवा सकती हैं, जिनसे वो आंकड़े जुटा सके और वहां के रहने वाले लोगों के लिए कोई पॉलिसी बना सके। लेकिन जनगणना यानी सेंसस केवल केंद्र की सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है या उसके ही लिस्ट में आता है, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। अब एक बात और बता दूं कि 2011 की जनगणना से अब होने वाली जनगणना में क्या अंतर आ जाएगा। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें एक फॉर्म भरा जाता था और उस फॉर्म में 29 जो क्वेश्चंस होते थे वो उसके आंसर देने होते थे, जिसमें कॉलम नंबर 8 में यह प्रश्न होता था कि क्या आप एससी या एसटी से हैं। अब उसमें लगभग सभी जातियों की डिटेल देना होगा। फॉर्म आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें लिखना होता था नाम क्या है, परिवार के मुखिया से रिश्ता क्या है व्यक्ति का, उसकी जेंडर यानी लिंग क्या है, उम्र क्या है, वैवाहिक स्थिति कैसी है, विवाह के समय आयु कितनी थी, धर्म क्या है, एससी एसटी से हैं क्या। अब इसमें सभी जातियां आएंगी। डिसेबिलिटी किसी तरह की है क्या, मातृभाषा है क्या, अन्य भाषा का कोई ज्ञान है क्या, लिटरेसी स्टेटस क्या है,
बच्चे की स्कूल में उपस्थिति है कि नहीं है, स्कूल जाता है या नहीं, उच्च शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है, आर्थिक स्रोत क्या है, वर्तमान में काम क्या करता है, नौकरी करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करता है तो क्या करता है, काम की तलाश कैसे कर रहा है, काम के लिए कितनी दूर और कैसे जाता है, जन्म स्थान क्या है, माइग्रेशन की स्थिति क्या है, देश छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है, कितने समय के लिए छोड़ा है, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने बच्चे पैदा हुए थे जिसमें से कुछ बचे हैं, पिछले 1 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो बचा है या नहीं बचा है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जनगणना में पूछे जाते रहे हैं और इससे सरकार को विभिन्न प्रकार के आंकड़े मिलते रहे हैं, जिसमें अब एक कॉलम है कि जातियों का, जिसमें जातियों के बारे में भी जानकारियां ली जाएंगी। तो वर्तमान समय में जो जातियों की स्थिति है जनगणना के आधार पर वो क्या है, तो 1901 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में कुल 1646 जातियां उस समय थी, लेकिन ध्यान रखना है कि 1931 की जनगणना में पता चला कि ये जातियां 4147 तक पहुंच गई हैं, यानी कि लोग जातियों में बढ़ते चले गए। उसके मुकाबले अब अकेली ही ओबीसी में हजारों जातियां हैं। 1980 में मंडल कमीशन ने बताया था कि उसने 3428 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में की है। 2011 के एसईसीसी में गलतियों की बात मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई थी। गलतियां इस वजह से हुई थी क्योंकि कास्ट सेंसस से पहले यह साफ नहीं किया गया था कि किस जाति को दस्तावेज में किस तरह लिखा जाएगा। लिहाजा एक ही जाति को कुछ कर्मचारियों ने अलग अलग स्पेलिंग में लिखा, कुछ ने दूसरी स्पेलिंग में, ऐसे कई स्पेलिंग एक ही जाति की हो गई। और 2011 में एसईसीसी में राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख जातियों उपजातियों का आंकड़ा पाया गया। यही कारण है कि 2011 में जाति जनगणना करवाए जाने के बाद भी ये पब्लिश नहीं हुआ। ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि आजादी के बाद से देश में जाति जनगणना नहीं हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन लाखों की संख्या में जातियां निकल आई थी और वो आंकड़े गलत होने के कारण प्रकाशित नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश में जातियों की स्थिति क्या है, तो एससी जातियां जो हैं वो 1270 हैं, जो कुल आबादी का 16.6% लगभग होती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और एसटी जातियां जो हैं 748 हैं, जो पूरी जनसंख्या का लगभग 8.8% होती हैं। मतलब हमारे पास एससी और एसटी की गणना तो है, अब जो जाति गणना हो रही है या होगी, एक्चुअली वो ओबीसी के गणना के लिए है कि ओबीसी की संख्या कितनी है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, कुछ जो जानकार हैं जो इसे सकारात्मक मान रहे हैं, उनका कहना है कि इससे सरकार को जातियों के हिसाब से पॉलिसी बनाने में आसानी होगी, जबकि एक बड़ा बुद्धिमान वर्ग मानता है कि इससे समाज में बंटवारा तो होगा, समाज बटेगा और लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे। फिर एक बात और आ रही है कि अगर ये पता चल जाए कि ओबीसी की जातियां 50% से ज्यादा हैं, जैसा कि मंडल कमीशन ने कहा था और जैसा अभी लग भी रहा है, तो इसका मतलब है कि ओबीसी का आरक्षण यानी रिजर्वेशन बढ़ेगा। और अगर ये रिजर्वेशन बढ़ा तो इंदिरा साहनी मामले में जो 50% की कैपिंग थी उससे आगे निकलना होगा। 50% रिजर्वेशन अभी इंदिरा साहनी वाले मामले के हिसाब से ओवरऑल हो सकता है। 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को है जो केंद्र की सरकार लेकर आई है। मतलब संविधान के हिसाब से फिलहाल 60% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, केवल 40% सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इस जनगणना के बाद अगर आंकड़े आते हैं तो हो सकता है कि ये सारी पॉलिसी, सारी नीति बदल जाए। हो सकता है आरक्षण 60% से आगे निकलकर 70 या 75% तक बढ़ जाए। देखना यह है कि सरकार जनगणना कब करवाती है, जनगणना किस तरह से करवाई जा रही है, क्योंकि पिछली बार यानी 2011 में जो गलतियां हुई थी, सरकार उन गलतियों से कैसे बचेगी, ये भी समझने की जरूरत है। इस पर नजर रखेंगे हम और समझते रहेंगे कानून के दायरे में इस पूरी घटना को। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ आप इससे संबंधित पूछना चाहते हो, तो मुझे खुशी होगी आपसे जुड़कर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें हमने डिटेल में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लो। आपको ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिंक इमीडिएट मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।